सदर बाजार की गली नंबर 7 में दोपहर के 12:17 पर सूरज इतनी तेजी से बरस रहा था कि सड़क पर चलते हुए पैरों की तलुएं जल रही थी और हवा में मसालों की खुशबू, सब्जी विक्रेताओं की चीखें, रिक्शे की घंटियां, ऑटो के हॉर्न और दूर से आती हुई मस्जिद की आजान सब एक साथ मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रहे थे, जिसके बीच में एक कोने पर पुरानी लकड़ी की टोकरी रखी हुई थी जिसमें लाल लाल चमकदार बेर भरे हुए थे। हर बेर इतना पका हुआ कि उसकी त्वचा पर हल्की सी दरारें पड़ गई थी, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। और टोकरी के पास बैठी थी कमलाबाई, जिनकी उम्र 62 साल की थी। कद 5 फुट 1 इंच, बाल सफेद चोटी में बंधे, कपड़े फीकी साड़ी जिसके किनारे पर लाल बॉर्डर था, हाथ मेहंदी से रंगे, उंगलियां मोटी, नाखून कटे हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ लेकिन आंखें चमकदार, जैसे उनमें कोई राज छिपा हो। और कमलाबाई रोज सुबह 4 बजे उठती थी, 4 बजे चाय बनाती, 4:15 पर गांव की सीमा पर बने अपने 1 बीघा बगीचे में जाती, 4:30 पर बेर तोड़ना शुरू करती, 5:30 पर बस पकड़ती, 6:30 पर बाजार पहुंचती और 7 बजे टोकरी लगा देती। और आज भी यही रूटीन था, लेकिन आज कुछ अलग था, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां, एक मेजर राधिका शर्मा जो देश की उत्तरी सीमा पर तैनात थी, जहां बर्फीले पहाड़ों के बीच हवा गोली की तरह चुभती थी, और दूसरी IAS अधिकारी प्रिया शर्मा जो इसी जिले की कलेक्टर यानी DM थी। और कमलाबाई को अपनी बेटियों पर बहुत नाज था। जब भी कोई दुकानदार या ग्राहक पूछता, कमलाताई आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो वो सीना चौड़ा करके कहती, एक देश की हिफाजत करती है, दूसरी जिले की। लेकिन वो आज भी बाजार में बेर बेचने आती थी, न बेटियों को बताती न किसी को शिकायत। मुझे अपनी मेहनत की खुशबू पसंद है, वो कहती। जब कोई पूछता कि DM की माँ को बेर बेचने की क्या जरूरत, और वैसे भी मेरी बेटियां इतनी व्यस्त हैं, उन्हें परेशान करने से क्या फायदा। और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी दोपहर के 12:17 पर एक काली बुलेट मोटरसाइकिल धड़धड़ाती हुई रुकी। इंजन की आवाज इतनी तेज कि सबने सिर घुमाया। बाइक से उतरा इंस्पेक्टर वीरेंद्र पवार, उम्र 38 साल, कद 5 फुट 11 इंच, वजन 92 किलो, मूछें घनी तनी हुई, वर्दी खाकी, बेल्ट चमकदार, आंखें लाल, शायद शराब की वजह से। वो सीधा कमलाबाई की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया, बिना पूछे एक बेर उठाया, मुंह में डाल लिया, चबाया। कमलाबाई सकपका गईं। साहब बेर मीठे हैं, तोल दूं? वीरेंद्र ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ दे 1 किलो। कमलाबाई ने कांपते हाथों से बेर तौले, पॉलिथीन में डाले। वीरेंद्र ने पैकेट लिया, फिर दूसरा बेर उठाकर काटने लगा, चबाते हुए बोला, ये क्या बकवास है, बेस्वाद, एक दाना भी मीठा नहीं। कमलाबाई घबराकर बोली, नहीं साहब बहुत मीठे हैं, दूसरा ट्राई कर लीजिए। लेकिन वीरेंद्र हंसते हुए बोला, चुप, तेरे बेर का एक दाना भी मीठा नहीं, तूने मुझे बेवकूफ बनाया, और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी। कमलाबाई ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दीजिए। बस यही सुनते ही वीरेंद्र का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई, सारे बेर सड़क पर बिखर गए, कुछ गाड़ियों के नीचे कुचले गए, कुछ नाली में गिरे। कमलाबाई हक्की बक्की रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए, होठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी, लोग तमाशा देख रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर वीरेंद्र ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। भीड़ में से किसी ने कमलाबाई की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का अंकित ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वो कमलाताई को बचपन से जानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि कमलाताई की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उनका नंबर जुगाड़ किया था। उसने तुरंत वो वीडियो मेजर राधिका शर्मा के WhatsApp पर भेज दिया और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, राधिका दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच बॉर्डर की एक चौकी पर मेजर राधिका शर्मा अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर WhatsApp का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, राधिका के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी शांत आंखें लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर वीरेंद्र पवार को अपनी माँ की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे।
उसकी माँ, जिसने उससे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहाँ से जाए और उस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने तुरंत वो वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम प्रिया शर्मा को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने प्रिया को फोन लगाया। प्रिया उस वक्त अपने ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो मीटिंग रोककर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी, सब ठीक है? ठीक भी कुछ नहीं है, बोली। राधिका की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी की अभी देख। प्रिया ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी माँ, उसकी प्यारी माँ, सड़क पर बिखरे बेरों के लिए रो रही थी। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी माँ की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया। प्रिया की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक डीएम थी, उसे भावनाओं में बहने का हक नहीं था। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, दीदी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये सुनते ही राधिका फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूँ छुट्टी लेकर, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। प्रिया नरम आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत देश की सरहद पर है, ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लूंगी, माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी, कानून के तरीके से। राधिका कुछ देर चुप रही। वो अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। प्रिया ने कहा, आप चिंता मत करो दीदी, अब ये मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद सभी अफसरों से कहा, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। प्रिया अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकली। रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक साधारण सा लाल रंग का कुर्ता पैजामा पहन लिया। वो अपनी माँ के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वो घर पहुंची तो कमलाबाई एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। अपनी बेटी को अचानक देखकर वो घबरा गई। प्रिया, तू यहाँ, सब ठीक तो है? प्रिया कुछ नहीं बोली। वो बस अपनी माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ की गोद में सिर रखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कमलाबाई ने सिसकते हुए कहा, क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वो पुलिस वाला है, छोड़ उसकी बात। आज तो इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। प्रिया ने अपनी माँ के आंसू पूछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, अब आप गरीब और अकेली नहीं है माँ, आपकी बेटी जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। कमराबाई ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा। वो बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात प्रिया ने एक पूरा प्लान बनाया। वो जानती थी कि अगर वो डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने पीला कुर्ता पैजामा पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एडीएम राजेश को फोन किया। राजेश, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। उसने कहा, जी मैडम, हुक्म कीजिए। बोली, मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक एफआईआर लिखवाने जा रही हूँ, अपनी पहचान छिपाकर। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के एसपी, डीएसपी और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा ना करूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। राजेश ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। प्रिया ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। प्रिया ने एक साधारण सा पीला रंग का कुर्ता पैजामा पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम नागरिक की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँग रहा था और इंस्पेक्टर वीरेंद्र पवार और एसएचओ मनोज तिवारी चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। प्रिया डरते डरते उनके टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। एसएचओ मनोज तिवारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ, किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, वीरेंद्र चौकन्ना हो गया। उसने प्रिया को घूर कर देखा। क्या, इंस्पेक्टर साहब ने? नाम क्या है तेरा और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग महिला की बेर की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूँ। प्रिया ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। ये सुनते ही वीरेंद्र और मनोज जोर जोर से हंसने लगे। ओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? वीरेंद्र ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ, सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी। चल भाग यहाँ से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। प्रिया ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, लेकिन ये गैर कानूनी है, आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। एसएचओ मनोज गर्जा, तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में। निकल यहाँ से। प्रिया वहीं खड़ी रही और बोली, मैं फिर लिखवाए बिना नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। सर, बलवंत सिंह चौहान जी थाने में आ रहे हैं।
बलवंत सिंह चौहान का नाम सुनते ही वीरेंद्र और मनोज दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। बलवंत सिंह चौहान शहर का एक बहुत बड़ा और दबंग नेता था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो, मनोज ने हवलदार को डांटा और दोनों भागकर गेट की तरफ गए जैसे कोई बहुत बड़ा साहब आ रहा हो। एक सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पैजामा पहने बलवंत सिंह चौहान उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकी अंदाज में कहा, क्या हाल है पवार, काम धाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा वर्गा फंसाया कि नहीं आज? वीरेंद्र और मनोज हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए। लेकिन तभी बलवंत की नजर कोने में खड़ी प्रिया पर पड़ी। प्रिया को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वो जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सिटी पिटी गुम हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और प्रिया के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहाँ? मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र और एसएचओ मनोज हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हो क्या रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। बलवंत सिंह जी इसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? जिस बलवंत सिंह चौहान के सामने पूरा जिला झुकता है, वो इस साधारण सी दिखने वाली लड़की के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? ये लड़की है कौन? वीरेंद्र ने धीरे से मनोज से पूछा। ये क्या हो रहा है मनोज? मनोज ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से डीएसपी, एसपी, एडीएम और जिले के कई बड़े आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वे सब आकर चुपचाप प्रिया के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रही हूं। अब थाने में सन्नाटा था। सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। वीरेंद्र पवार और मनोज तिवारी पत्थर के बुत बन चुके थे। उनके हलक सूकर थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से में वीरेंद्र पवार की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर, तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जिले की डीएम मैडम प्रिया शर्मा के सामने खड़े हो। डीएम मैडम? ये शब्द किसी बम की तरह थाने में फटा। वीरेंद्र और मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वे कांपते हुए प्रिया को देखने लगे, जिसे वो कुछ देर पहले बेर वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। प्रिया की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रौब और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर वीरेंद्र पवार एंड एसएचओ मनोज तिवारी, दोनों की आत्मा तक कांप गई। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट, प्रिया ने आदेश दिया। एडीएम साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी की ढाल दिखाने, एक आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी न करने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक विभागीय जांच भी बिठाई जाए। एसपी साहब ने तुरंत अपने माथातों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज भीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। तभी नेता बलवंत सिंह चौहान ने हिम्मत करके कहा, मैडम नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा इनको। प्रिया ने घूमकर बलवंत सिंह को ऐसी नजरों से देखा कि वो कांप गया। नेताजी, ये नादान नहीं है, सरकारी वर्दी में छुपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है तो अब इन्हें कानून समझाएगा और बेहतर होगा कि इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। बलवंत सिंह चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि इस नई डीएल से टकराना आसान नहीं है। वो चुपचाप सिर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जो प्रिया ने पढ़ लिया था। अगली सुबह सब समझ रहे थे कि डीएम बेटी ने मां को इंसाफ दिलाया, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन प्रिया एक दिन रात को जब खाना खा रही थी, तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज में कोई बोला, डीएम साहिबा, शहर में नहीं हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। प्रिया ने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है, कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। प्रिया के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो समझ गई थी कि बलवंत सिंह चौहान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसे अब सिर्फ अपनी मां की इज्जत ही नहीं, बल्कि उनकी जान की भी फिक्र होने लगी थी। उसने तुरंत ही एसपी को फोन किया और अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को तैनात करने को कहा। वो अपनी मां को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी खतरा मोल लेना भी नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे।
प्रिया को लगा शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और बलवंत सिंह चौहान पीछे हट गया है, लेकिन वो तूफान से पहले की शांति थी। एक सुबह जब कमलाबाई बाजार में अपनी बेर की टोकरी लगाकर बैठी ही थी कि अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकी। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा जिसे प्रिया नहीं जानती थी। उसने कमलाबाई की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें सूचना मिली है कि इन बेरों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने बेरों के नीचे से भूरे रंग के नशीले पदार्थ निकाले और चिल्लाया, सर मिल गया नशीला पदार्थ। बाजार में हड़कंप मच गया, लोग कानाफूसी करने लगे। देखो, डीएम की मां नशीले पदार्थ बेचती है। कमलाबाई सन्न रह गई। वो रोते हुए बोली, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। पुलिस उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठाकर ले गई। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। डीएम प्रिया शर्मा की मां नशीले पदार्थ के आरोप में गिरफ्तार। ये बलवंत सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक था। उसने प्रिया पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी मां पर वार किया था। अब प्रिया एक अजीब दुविधा में फंस गई थी। अगर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो उस पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगता, और अगर वो चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। प्रिया के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगी। मीडिया, मंत्री, सीनियर अधिकारी, हर कोई जवाब मांग रहा था। तभी उसकी बहन आर्मी ऑफिसर राधिका का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ, मैं उस बलवंत सिंह को नहीं छोड़ूंगी। प्रिया ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीतेगी भी। प्रिया ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैशलाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूं आप सबके मन में क्या सवाल है। मेरी मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग करती हूं ताकि जांच पर कोई असर न पड़े। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। प्रिया का ये दांव देखकर बलवंत सिंह चौहान भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि प्रिया बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने तो बड़ी समझदारी से खुद को जांच से अलग कर लिया था। लेकिन प्रिया सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने अंकित को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। प्रिया ने कहा, अंकित, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, वहां की हर हरकत पर तुम्हारी नजर रहती है। पता लगा उस दिन मां की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए। अंकित अपनी डीएम दीदी की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। उसने बाजार की दूसरे दुकानदारों और अपने दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी कमलाबाई की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखा था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वो वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर वीरेंद्र पवार के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। यह सारा खेल बलवंत सिंह चौहान ने अपने पिट्ठू सस्पेंड हुए इंस्पेक्टरों के जरिए रचा था। अब बारी प्रिया की थी। उसने एसपी के साथ मिलकर एक जाल बिठाया। उन्होंने ये झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। ये खबर सुनते ही बलवंत सिंह चौहान के कैंप में हड़कंप मच गया। उसने तुरंत वीरेंद्र पवार को फोन किया। वो आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसको कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। बलवंत सिंह को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सर्विलेंस पर था। वीरेंद्र पवार और मनोज तिवारी उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, प्रिया और एसपी ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने बलवंत सिंह के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब बलवंत सिंह चौहान अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने डीएम प्रिया शर्मा, एसपी और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मैडम? प्रिया ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। बलवंत सिंह चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। एसपी ने आगे बढ़कर उसके हाथ में अरेस्ट वारंट थमाते हुए कहा, सबूत यही है, रिकॉर्डिंग ऑफ योर सेंटेंसेस। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह के खिलाफ अभद्र बोल रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। बलवंत सिंह चौहान का राजनीतिक साम्राज्य एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया।
उसी शाम कमलाबाई को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आई तो प्रिया उन्हें लेने आई थी। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी और बोली, अब आपको बेर बेचने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह कमलाबाई को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी पोस्टिंग पर लेकर चली गई और दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगे। जब उसकी बड़ी बहन की आर्मी से छुट्टी मिलती तो वो भी आ जाती। तीनों साथ में हंसी खुशी रहते। तो दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको प्रिया का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।